अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। पिछले चंद दिनों से पाकिस्तान में ईरान अमेरिका जंग के बाद जो मौजू सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस है वो है 28वीं तरमीम, जहां कुछ हुकूमती वज़रा ये कहते हुए नजर आते हैं कि ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। वहीं दूसरे वज़रा 28वीं तरमीम के खदोखाल बयान करते हुए नजर आते हैं, जिसके मुताबिक वोटर्स की हद उम्र 18 साल से बढ़ाकर 25 साल की जा रही है। कराची और गवादर को विफाक के हवाले किया जा रहा है। सूबों की तादाद में इजाफा और NFC में कटौती का मामला भी ज़ेर गौर है। कयास किया जा रहा है कि 28वीं तरमीम को बजट से पहले पार्लियामान से मंजूर करवा लिया जाएगा, लेकिन अभी तक ना तो हुकूमती अरकान को इस मामले में एतमाद में लिया गया है और ना ही हुकूमती इत्तेहादियों और हिमायतियों को। बिलावल भुट्टो का इस हवाले से बयान सबके सामने है, जिसमें उनका कहना है कि एक असेंबली से आइन में 2 तरमीम काफी हैं और वैसे भी अभी तक इस तरमीम के जो खदोखाल सामने आ रहे हैं वो तो शायद पीपल्स पार्टी के लिए वैसे ही नाकाबिले कबूल होंगे और अगर पीपल्स पार्टी ने हिमायत नहीं की तो हुकूमत के लिए तरमीम मंजूर करवाना मुश्किल हो सकता है। इस तरमीम की मुखालफत की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी पीपल्स पार्टी का साथ देने का इंदिया जाहिर किया है। अब देखना यह है कि क्या हुकूमत इस तरमीम को बजट से पहले कामयाब करवाने में कामयाब हो सकेगी या नहीं, और क्या इस पर इत्तेफाक राय हो पाता है या नहीं। जहां एक तरमीम की बात हो रही है, वहीं पर दूसरी तरफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि रोज बरोज हमारी मज़ाहमत सख्त से सख्त होती चली जाएगी। पिछले हफ्ते भी सुहेल आफरीदी ने एक जुलूस के लिए लेकर वो अडयाला जेल आने की उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन वो अडयाला जेल तक नहीं पहुंच सके थे। सवाल ये है कि अब तहरीक इंसाफ ऐसा कौन सा लाहे अमल इख्तियार करेगी कि जिससे वो अपने अहदाफ हासिल कर सके। बजट की भी आमद है, ये कुछ इशूज हैं और इनसे जुड़े कुछ मामला हैं जिन पर आज के इस नशस्त में हम बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन है उमर दराज गोंदल साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए प्रोग्राम में। सीनियर सहाफ़ी हैं काजी सईद साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं काजी साहब सर अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूं, बहुत सारे मामलात हैं जिसके अंदर अगर ये जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक रवैया है, एहतजाज की भी बात है और फिर उनके चीफ मिनिस्टर की तरफ से ये कहना कि अभी तो हम आए थे, जो अभी हमने किया है इसके बाद हम जो करेंगे उसमें उसकी सख्ती में इजाफा होता चला जाएगा। आप किस तरीके से देख रहे हैं? आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फर्दर अपने इस एहतजाज के तरीके को कंटिन्यू करेगी, और अगर करेगी भी तो सर टारगेट क्या है, वो अचीव क्या करना चाह रहे हैं? बुनियादी टारगेट तो उनका यही है कि वो अपने लीडर को रिहा करवाएं या उनसे मिल सकें या जो उनके जो भी कानूनी हक हैं वो उनको हासिल हो जाएं, जो कि सरकार नहीं दे रही। लेकिन जहां आपने दूसरा हिस्सा सवाल कहा कि कामयाब हो सकेंगे, तो यूं है कि जिस वक्त आप दुनिया की कोई भी अगर तहरीक हो तो वो पर्सन स्पेसिफिक नहीं होती। तहरीकें नजरियात पे चलती हैं और यकीनन शख्सियात भी बड़ी अहम होती हैं, मगर शख्सियात को अहम करने में नजरियात का बड़ा दखल होता है। बेशुमार पाकिस्तान में पीसफुल असेंबली के लिए आइन में शिकें मौजूद हैं, 15, 16, 17, जो जिसमें आप एक आपके पास हक है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन सवाल ये है कि पीसफुल प्रोटेस्ट का। लेकिन कामयाबी और नाकामी जो है वो ये है कि आज आखिरी बड़ी देर बाद हमने देखा कि महंगाई का नाम लिया PTI ने। PTI की जो तमाम इलेक्ट्रल कामयाबी या एक जो उसकी पॉपुलैरिटी है वो उसके बावजूद जो इनकी ऑक्लिस हील थी जिसकी वजह से ये कोई अच्छा इंप्रेसिव शो पुट अप नहीं कर सके, वो ये कि they were out of sync कि लोग कहाँ खड़े हैं, लोगों के क्या मसाइल हैं, बिजली के क्या मसाइल हैं, फंडामेंटल इश्यूज क्या हैं, लोगों की महंगाई का क्या मामला है, बिजली की कितनी कीमतें हैं। बिजली की जो तहरीक चली वो आजाद कश्मीर में चली और कामयाब होगी और वहां कोई पार्टी नहीं मौजूद नहीं थी। आज किसान सड़कों पर हैं, क्लर्क सड़कों पर आते हैं और दूसरे जो समाज के हिस्से हैं वो बिलबिलाकर सड़कों पर आते हैं। ना हमें PTI नजर आती है, बाकी हुक्मरान पार्टी का तो सवाल ही नहीं, उनका तो वो तो ज़ाहिर है हुकूमत में बैठ के लोगों का इस्तेसाल ही करेंगे और जो भी हुकूमत होती है वो इस्तेसाल ही करती है। तो अनटिल अनलेस लोगों की पॉपुलर डिमांड्स के साथ, पर जुल्फकार अली भुट्टो की अगर 68 और 69 की तहरीक थी तो उसमें रोटी, कपड़ा और मकान था। उसमें क्या नारे थे? 20 रुपए है मन आटा, इस पर भी है सन्नाटा। तो उसने ये वो तहरीक जो है उस तहरीक ने भुट्टो को बनाया था, भुट्टो ने उस तहरीक को नहीं बनाया था। तो ये बात इन्हें समझ नहीं आती कि शख्सियात जितनी भी कदावर हों, अगर आप बुनियादी फंडामेंटल इश्यूज को सामने नहीं रखते और लोगों को ये बावर नहीं करवाते कि हम सिंसियरली आपके ये मसाइल हल करने आए हैं, तो इसलिए फिर उसका वो आप कह रहे हो उसका वो इम्पैक्ट नहीं होता। फिर मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं जरा उमर दराज साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। उमर, आप कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को? एक तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एहतजाज बन नहीं पा रहा था अभी तक, तो हम ये देख रहे थे मामला के
PTI के अपने अंदर से भी खान साहब की फैमिली हो, उनकी तरफ से भी अब तनकीद होने लग गई थी बाकायदा कि ये कुछ कर नहीं पा रहे, खान साहब की सेहत का मामला है उसको हाईलाइट नहीं कर पा रहे, उनकी रहाई का मामला है उसको लेकर प्रेशर नहीं क्रिएट कर पा रहे। और एक राय ये भी है, और ये अब इंक्रीजिंगली बढ़ती चली जा रही है, कि PTI बीइंग द बिगेस्ट पार्टी इन द ऑपोजिशन, उनको अवाम की बात भी करनी चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि उनका सारा देव लॉस्ट देयर मार्बल्स, उनकी गेम जो है उनके हाथ में नहीं है। यशवीन साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। मैं जरा पहले तरमीम वाले मामले पे जरूर कमेंट करना चाहता हूँ, फिर मैं आपके दोनों इन सवालों का जवाब देना चाहूंगा। जी तरमीम तो मेरा ख्याल ये है कि इस्लामाबाद में बैठे जो हुकाम है या हुकूमत है, उनको ये बात समझनी चाहिए कि जो आइन है ना, ये एक रियासत की दस्तावेज है, ये लोगों के दरमियान और आपके दरमियान एक मुआहिदा है। इसको संजीदगी से लेना चाहिए। अगर इसको तरमीम करनी है तो तमाम स्टेक होल्डर्स बाशमूल अवाम उसमें शामिल करें। ये जो आपने इसको जुमा बाजार बनाया हुआ है कि जब आपका दिल चाहता है जिस तरीके से करेंगे, ये लोगों के एतमाद को ठेस पहुंचाएगा। रियासत के लार्जर पर्सपेक्टिव के अंदर ये बात ठीक नहीं है। मतलब आप जरूर करें, लेकिन उसको जो उसका ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो करें, उसके बाद तरमीम की तरफ आए। दूसरा, जो आपने तहरीक इंसाफ का सवाल उठाया, देखिए हमें एक बात तो ये है कि हम यहाँ बैठ के तहरीक इंसाफ को रगड़ा लगा दें। दूसरी बात ये है कि प्रैक्टिकल बात करें। देखिए सियासी जमात के पास क्या रास्ता होता है? सियासी जमात के पास रास्ता ये होता है कि वो मुसलसल अपने इश्यूज को हाईलाइट करती रहे, अपने कारकुन को, अपने वोटर को, सपोर्टर को यकीन दिलाती रहे कि हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए सियासी जमात के कंधे के ऊपर कोई बंदूक तो होती नहीं है ना कि वो बंदूक से जाके लड़ना शुरू कर दें। उन्हें तहरीक की सूरत में होता है, वो बार बार कोशिश करेंगे, नॉक करेंगे, और फिर पाकिस्तान में प्रैक्टिकली आपको पता ही है चीजें कब होती है। ये अदालतें हैं फिलहाल यहाँ पे जल्द समाअत के लिए दरखास्त अगर मुकर्रर करें, उसके ऊपर भी अलग अलग दरखास्तें फिर डालनी पड़ती हैं कि हमने वो जल्द समाअत की भी दरखास्त डाली हुई है। जब आपकी चीजें ठीक होती हैं, फिर आपकी अदालती निजाम के अंदर भी चीजें बिल्कुल उसी तरह से उसकी एक इंडिकेशन हमें नजर आती है। माजी में भी यही हुआ, यही नवाज शरीफ साहब थे, यही मुस्लिम लीग नून थी, जब ज़ेर अताब थे तो अदालतों का मूड भी डिफरेंट था, इंतजामिया का मूड भी डिफरेंट था। लेकिन जब आपकी सेटलमेंट हो गई या कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, चीजें बिल्कुल डिफरेंट हो गई। यही काम तहरीक इंसाफ के साथ कर रहा है। हाँ, ये जरूर है, देखिए 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ को गवर्नेंस की बुनियाद के ऊपर वोट नहीं पड़ा, तहरीक इंसाफ को गवर्नमेंट के किसी मॉडल की बुनियाद के ऊपर फर्क पर वोट नहीं पड़ा। तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी को सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और इमरान खान की रिहाई के लिए वोट पड़ा है। और अगर आप इमरान खान के लिए आपको वोट दिया है तो इमरान खान जेल के अंदर है और उसके सपोर्टर ये कहे कि मैंने तो आपको वोट दिया था, मुझे इससे कंसर्न नहीं था कि आप वज़ीर आला बनते हैं। उमर जी बात आप करें ना, ये जो भी वो भी तो वो इफेक्टिवली नहीं कर पा रहे ना। अच्छा, और एक कारकुन कहे, मैं कहूँ एज ए जर्नलिस्ट, आप कहें एज ए जर्नलिस्ट, तनकीद करेंगे वो कुछ नहीं कर पा रहे, एक अलग बात है। जो लोग इन इट हैं, जो पार्टी का हिस्सा है, जो खान साहब की फैमिली का हिस्सा है, सर अब तो वो भी तनकीद करने लग गए हैं। वो कहते हैं ये कुछ नहीं कर रहे। ये बात मुनासिब है, ये बात ठीक है कि आप ये कहें कि तनकीद जो है, लेकिन तहरीकें ऐसी ही चलती हैं, उसके अप्स एंड डाउन्स आते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। इमरान खान के खिलाफ पीडीएम की एक तहरीक बनी। वो पीडीएम की तहरीक जो थी, लाहौर में जलसा हुआ था जिसमें बड़ा वो मौलाना साहब ने खिताब किया, कुर्सियां खाली थी, अमली तौर पे पीडीएम उस दिन खत्म हो गई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? फिर वही पीडीएम थी जो इमरान खान के खिलाफ तहरीक एतमाद न सिर्फ लेके आई बल्कि वो कामयाब भी करवा पाई। तो वो वजह क्या थी? वजह ये थी कि वहां पर कहीं ना कहीं से उन्हें वो चीजें आई। तो तहरीक इंसाफ की क़यादत है, पर मैं एक आम ऑब्जर्वर के तौर पे तहरीक इंसाफ इससे क्या कर सकती है? अदालतों में परसू कर सकती है, जी परसू कर रही है। वो जहां उनको मौका मिले कोई जलसा जुलूस को रैली निकाल सकते हैं, जी बिल्कुल निकाल सकते हैं, निकाल रहे हैं। हाँ, उनको इजाजत नहीं दी जा रही। मैं आपको मिसाल देता हूँ, वो लाहौर जलसा करना चाहते थे, कितनी बार दरखास्तें दी, जलसे की इजाजत नहीं मिली। वो इस्लामाबाद जलसा करना चाहते हैं, वो हरियाणा जाना चाहते थे मंगल वाले दिन, आप जानते हैं कि 26 नंबर चुंगी के ऊपर उनको रोक लिया गया। तो हमें ये बात भी देखनी चाहिए, तहरीक इंसाफ के सपोर्टर या कारकुन को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि पाकिस्तान की तारीख में जो सबसे ज्यादा मुकदमात हैं वो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर बने हैं। आप ये कह रहे हैं कि वो कोशिश करें भी तो उनको एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर जो राइट्स होते हैं वो मिलते नहीं है, वो नहीं कर पाते। मैं इसके ऊपर आती हूँ, जरा काजी साहब से ही थोड़ा सा इस पे बात कर लें कि सारे सूरत हाल के अंदर सर महमूद खान चकज़ई साहब, उनका किरदार आपको कहाँ फिट इन होता हुआ नजर आता है या क्या दिखाई देता है? क्योंकि वो जो है कुछ दिन पहले की बात है, उन्होंने कुछ मुतालबात रखे थे हुकूमत के सामने और कहा था कि अगर ये मुतालबात पूरे नहीं होते तो फिर हम असेंबली चलने नहीं देंगे। उसके बाद वैसे हमने कुछ देखा नहीं उनकी तरफ से खास होता हुआ। अब चकज़ई साहब को प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुज़ाकरात की दावत भी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी सारा कंट्रोल खान साहब ने कम से कम उनके हाथ में दिया था कि जो एहतजाज है सारा कुछ है उसको वो लीड करेंगे। तो आप कैसे देख रहे हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के रोल को इस सब के अंदर? पहली बात तो सवाल का आपका जवाब यह है कि चकज़ई साहब हमें बताइए असेंबली चल रही है, अगर मैं जरा इससे पहले जवाब दे दूं।
جب 68-69 کی تحریک 5 نومبر 1968 میں چلی تھی وہ ایوب خان سے اجازت لی تھی؟ ایوب خان نے اجازت دی تھی کہ جناب آؤ تحریک چلا لو، قانون کے مطابق چلا لو؟ کوئی اجازت نہیں چاہیے ہوتی۔ بنیادی بات کیا ہے، فیلئر کیا ہے؟ عمران خان کو ووٹ ملا، مگر میں آج یہ بھی بتا دوں عمران خان کا آج ایک ریئیکشنری رول بن گیا ہے، کیونکہ اصل تحریک کے راستے میں وہ رکاوٹ ہے۔ جب یہ جس وقت یہاں پہ کلرکس آئے تھے اور یہ جو تھا اپنا کیا نام ہے شیخ رشید وزیر داخلہ تھا، 300-400 روپے مانگنے آئے تھے تنخواہوں میں اضافے کے لیے، تو پی ٹی آئی نے مار مار کے ان کا برکس نکال دیا تھا۔ اور جب کشمیر میں تحریک چلی کوئی بندہ لیڈ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میں دنیا کی کتنی میں نہیں نہ کر رہا جو رول ہے اس کا شخصیت کا، لیکن شخصیت اور نظریہ اگر اکٹھے نہیں ہوتے تو کیا، جس وقت عمران خان کی حکومت تھی تو کیا تھا، ساتھ پیچھے کون بیٹھا ہوا تھا؟ جہانگیر ترین۔ ادھر کچھ سرمایہ دار ادھر بیٹھے تھے، کچھ سرمایہ دار ادھر، کوئی عوام کا نمائندہ تھا؟ میں اپریشیٹ کرتا ہوں، میں نے عمران خان سے خود بات کی کہ آپ نے 10 لاکھ روپیہ دیا، تھینک یو ویری مچ، اور یہ بٹ اٹ از ٹو لٹل اینڈ ٹو لیٹ۔ بات یہ ہے کہ یہ شکایتیں کریں، آپ کو روکیں گے آپ، یہ یہاں پہ سیاست ہو رہی ہے اور یہ پلاٹ پہ قبضے کی لڑائی ہے۔ یہاں کی رولنگ ایلیٹ نے معیشت پر اور ذرائع پیداوار پر قبضہ کر رکھا ہے۔ آپ کے ساتھ اور آپ کے پاس عوام کی فوج ہوتی ہے، لیڈر کے پاس عوام کی فوج ہوتی ہے، لیڈر کا برکس نکل گیا۔ بجلی پہ آج آپ نے بات کی ہے، تو بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے فیلئرز دیکھنے چاہیے۔ ایک بہت بڑی تحریک اٹھی تھی، اس تحریک کو منزل تک پہنچایا جا سکتا تھا، اور یہ جو قبضہ گروپ بیٹھے ہوئے تھے 2 خاندانوں کی صورت میں، انہیں ہم تاریخ کے ڈسٹ بن میں پھینک سکتے تھے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم جو جمہوریت بڑا اچھی چیز ہے، مگر جمہوریت کو جو انہوں نے مطلب دے رکھا ہے، کیا جمہوریت 2 لفظوں سے نکلی ہے، یہ یونانی لفظ ہیں، اس کا مطلب ہے عوام کی حکمرانی۔ جب عمران خان کا دور تھا تو عوام کی حکمرانی تھی، عوام کہاں تھے؟ کتنے لیبر لیڈر جو ہیں یا کتنے مزدوروں کے نمائندے وہاں پہ، کلرکس کے کتنے نمائندے تھے؟ معذرت کے ساتھ انٹرپٹ کرنا سر، ایک بات یہ بھی تو ہے نا کہ 2 wrongs don't make a right سر، اگر ان کے دور میں کچھ غلط ہو رہا تھا تو کیا آج اس غلط کو جاری رکھ کے اس کو جسٹیفائی کریں گے؟ I'm not saying that who says that 2 wrongs make 1 right. میں یہ بتا رہا ہوں کہ فیلئر کی وجہ کیا ہوئی ہے، اتنی بڑی الیکٹرل سکسیس کی وجہ کیا تھی؟ وہ آپ کی نظریاتی کجی تھی۔ اس بیہودہ بوسیدہ نظام پر جو آپ کا اعتماد اور ایقان تھا وہ آپ کو لے ڈوبا۔ آپ اپنی طاقت کو ضائع کر بیٹھے، آپ اپنی عمران خان کے کرزما کو اگر آپ عام لوگوں کی ایسپیریشن سے جوڑتے اور کہتے کہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں 38D کے مطابق ہم گھر دیں گے، ہم صحت دیں گے، ہم یونیورسل ہیلتھ دیں گے، ہم یہاں پہ جو ہے وہ ایکسپلائٹیشن ختم کریں گے آرٹیکل 3 کے مطابق، آرٹیکل 25A کے مطابق ہم 16 سال تک بچے کو مفت تعلیم دیں گے۔ ہم کیا کر رہے تھے؟ ویلتھ کریشن۔ جہانگیر ترین صاحب ویلتھ کریشن کے لیے جو ہے وہ کچھ نہیں کیا، وہ جو ٹھیکہ لے گئے موصوف اس کا ڈیم کا، وہ ویلتھ کریشن کر رہے تھے۔ چلے مجھے ایک بریک لینی ہے، اس کی معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کرتی ہوں، بریک سے واپس آ کے یہی کچھ ایشوز ہیں، ان پہ مزید ہم بات کریں گے۔ ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، ویورز یہاں پر ہمارے ساتھ رہے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف، ان کا احتجاج، اس کے حوالے سے عمر صاحب اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو کریں، لیکن تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے، آلدو آپ پہلے اپنے کامنٹ میں 28ویں ترمیم پر بات کر چکے ہیں اور آپ نے کہا ہے کہ یہ جو جمعہ بازار لگانے کی کوشش ہے، اس طریقے سے آئین کو ڈیل نہیں کیا جا سکتا، وہ تو سر ایک انالیسز ہو گیا۔ مجھے یہ بتائیں کوئی خبر، کوئی قیاس آرائیاں، اسپیکولیشنز آپ بھی سن رہے ہیں اسلام آباد کے اندر، آپ کے خیال میں آئے گی 28ویں ترمیم اور اتنی سپیڈ سے آئے گی جتنا ہم سن رہے ہیں، یا یہ شوشہ ہے فی الحال؟ میں قاضی صاحب نے جو باتیں کی بڑی مناسب باتیں ہیں اور ظاہر وہ اکیڈیمیا والی باتیں ہیں۔ بات صرف یہ کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں یہ بات درست ہے، لیکن آپ اپنے گھر میں جمہوریت نہیں لے کر آئے، آپ نے انسٹیٹیوشن بلڈنگ نہیں کی، آپ تو ایون لوکل باڈیز نہیں بنا سکتے، یعنی آپ کہتے ہیں کہ ہم نظام کو ٹھیک کریں گے، لیکن آپ اپنے گھر کا نظام بنا کے جو فوج کی وہ بات کرے تھے کہ کارکن فوج ہوتے ہیں، بنیادی طور پہ آپ لوگوں کو سٹیکس بڑھاتے ہیں، آپ وہ کر نہیں پائے۔ لیکن میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے سیاسی جماعتیں بالآخر کی ٹھیک ہے کہ انہیں کسی کی اجازت نہیں چاہیے ہوتی، تحریکیں چلتی ہیں، تحریک کی جہتیں مختلف ادوار میں مختلف ہوتی ہیں۔ 8 فروری کی تحریک تھی، لوگوں کو جہاں موقع ملا لوگوں نے اس سلسلے میں اپنا ووٹ ڈالا اور وہ بھی ایک اظہار تھا۔ باقی بہت سارے چیزیں ہیں، اس پہ ڈیبیٹ یا بحث ہم کر سکتے ہیں۔ دوسری جو آپ نے یہ پوچھا ہے کہ 28ویں ترمیم کے حوالے سے، دیکھیے 28ویں ترمیم کے حوالے سے اسلام آباد میں بہت ساری اسپیکولیشنز ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، گورنمنٹ اس کے اوپر کیٹیگریکلی بات نہیں کر رہی، لیکن گورنمنٹ کا پرابلم یہ ہے کہ گورنمنٹ پورا سچ نہیں بولتی اور
गवर्नमेंट ने हमें 26वीं 27वीं तरमीम के वक्त भी यही कहा, लेकिन आके बिलावल साहब लाहौर मिले, आके सहाफियों को, मैं उस नशिस्त का हिस्सा था, उन्होंने ये कहा कि जी एक असेंबली से 2 आईनी तरमीम काफी होती हैं। हाँ। फिर 27वीं के वक्त हमें इसहाक डार साहब फरमा रहे थे कि देखें जी हम तो पहली बार डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, फिर तरमीम आ भी गई, वो भी गई। देखिए आप उसमें हो क्या रहा है, जो बहुत सारे मामलात हैं उसके ऊपर, खासकर एक तो एनएफसी अवार्ड के हवाले से चीजें हैं जिसमें वो कहते हैं कि विफाक के पास पैसा नहीं बचता, सुबह उसमें कंट्रीब्यूट करें, लेकिन जो असल जिसके ऊपर बात होनी है वो कुछ सब्जेक्ट्स वापस ले लिए जाने हैं जिसमें विफाक का ख्याल है कि वो वापस आने चाहिए, जिसमें खासकर एजुकेशन है, जिसमें हेल्थ है, इवन क्लाइमेट चेंज के हवाले से बातें हैं। उससे हटकर एक जो और 2 चीजें हैं जो जरा ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है, वो खासकर कराची को लेकर है। ख्याल ये है कि सिंध गवर्नमेंट से कराची नहीं चल रहा, उसको विफाक के अंदर लाया जाए। उसकी वो मिसाल ये देते हैं, जिस तरह से आप चाइना में जाएं तो बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो हैं उसको सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, तो इसी तरह से हमारी फेडरल गवर्नमेंट चलाए। उसके अलावा जो गवर्नर है उसको भी सूबाई हुकूमत से लेकर फेडरल गवर्नमेंट के अंदर करने की बातें हो रही हैं। फिर सूबों के हवाले से बातें हैं, पीपल्स पार्टी ये कहती है अगर आपने ये करना है तो फिर पंजाब में ऑलरेडी आप जानते हैं कि जनूबी पंजाब सूबे की करारदाद मंजूर हो चुकी है, तो ये पहली रिक्वायरमेंट होती है उस सूबाई असेंबली से, तो बजाय इसके क्या बाकी चेंजेस लाए, जहां पर करारदाद मौजूद है आप उसके ऊपर आए। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी सूबे की बातें हो रही हैं, कि बहुत सारी चीजें हैं स्टार्टर के तौर पे सामने आ रही हैं। अब देखता यह है कि जब मेन कोर्स सामने आएगा तो मेन कोर्स में कौन सी बातें, जाहिर जिन्होंने ये सब कुछ किया है या जिनके थिंक टैंक्स काम कर रहे हैं, इवन कहा जा रहा है कि कुछ मुसव्वदे तैयार हुए हैं, सबको पता है कि इस पे बात करते मैं काजी साहब से भी राय ले लूं, लेकिन ये स्टार्टर्स और मेन कोर्स वाली जो बात है ना, वो हमें पिछली 2 तरमीम के बाद ये एक्सपीरियंस हमारा कि वो स्टार्टर्स खाने का बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता, हमें मेन कोर्स बहुत जल्दी आ जाता है। काजी साहब सर, आप किस तरीके से देख रहे हैं 28वीं तरमीम? चहमगोइयां बहुत हैं, कयासराइयां बहुत हैं, कुछ लोग हैं हुकूमत के जो डिनाई करने में मसरूफ हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कुछ जो है वो उसकी तफसीली शिकें जो है वो भी अब आके मीडिया पे और टॉक शोज पे डिस्कस कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो विजिबली अनकंफर्टेबल नजर आ रही है इस पूरी डिस्कशन के अंदर। आप कैसे देख रहे हैं? आप समझते हैं कि फिलहाल सिर्फ गपशप है या आपको लगता है कि नहीं ये हो जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो आईनी तरमीम हो रही हैं, ये जो हमारे रूलिंग स्ट्रक्चर है और जिसके अपर जो हिस्से हैं, जिनमें जो भी आप कह लें, सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट कह लें, वैसे एस्टेब्लिशमेंट कह लें, सरमायादार कह लें, ये तो इनके हिस्सों बखरों की लड़ाई है कि भैया ये 18वीं तरमीम इसलिए की थी पीपल्स पार्टी ने कि जो अवाम है, क्या मिला सिंध के अवाम को। मैं ये नहीं कहता कि 18वीं तरमीम क्या नीचे ट्रिकल डाउन हुआ, वो पैसा गया, अब सेंटर कहता है वो पैसा हमें वापस करो, क्योंकि इन्होंने नालायकों ने 23-24 प्रोग्राम लेकर इतना अजाब डाल दिया कि अब पीएसडीपी के पैसे हों, हेल्थ के पैसे हों, सारे पैसे हमें उठा के IMF को देने पड़ते हैं। और पेट्रोल पे हमने अवाम का बुरकस निकाल कर रख दिया है, बिजली में अवाम का बुरकस निकाल के रख दिया है। कि इन तमाम तरामीम का क्या अवाम के मसाइल से कोई लेना देना है? हर कानून तो, और वैसे मुझे ये भी समझ नहीं आती भाई तरमीम की क्या जरूरत है, 25 साल कर दो जी। और यार 25 साल की क्या जरूरत है? आपके पास फॉर्म 47 की सहूलत मौजूद नहीं है? अल्लाह खैर रखे, क्या अनवारुल हक काकड़ साहब भी तो इधर ही है, पर आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आती कि वो गालिबे खस्ता ख्याल के बगैर कौन से काम बंद है किसी तरमीम किसी कानून के होते हुए। सर वो कहते हैं कि जब 18 साल का शख्स जो है वो मेंबर पार्लियामेंट नहीं बन सकता तो फिर वोट क्यों डाल सकता है? पता नहीं ये क्या मंतक है, लेकिन लॉजिक ये है। ओ मैडम, मैं तो ये कह रहा हूं कि जिसको वोट पड़ते हैं वो MNA नहीं बन सकता। हाँ। बाकी तो बातें छोड़ दें। हाँ। बात यह है कि यहाँ अब ऊपर के रूलिंग स्ट्रक्चर्स में वो बस सूबे बनाएंगे, और मेरे ख्याल में मैं इस हवाले से खुश हूं कि ये 2 डायनेस्टीज हैं वो टूटे यहाँ पे। क्या ये इनका खानदानी हक है कि जनाब वो बड़ा बच्चा मेरा पैदा हुआ, मेरा बच्चा वजीर आला बनेगा? तो यार ये तो टूटने चाहिए ना, इनको सूबे बनाए, वेरी गुड। हर चंद के रूलिंग स्ट्रक्चर की आपस की लड़ाई में सूबे बन रहे हैं, अवाम के मफाद में नहीं बन रहे, और ये बनने के बाद भी अवाम को कख नहीं मिलना, ये भी मुझसे लिखवा लें। लेकिन सवाल ये है कि ये तरमीम क्या रेलेवेंस है? आए चले बाहर निकलते हैं, आप कैमरा पकड़े, मैं आपके साथ चलता हूँ, अपना माइक पकड़े, जाके पूछते हैं पेट्रोल पंप पे खड़े एक बाइक पे बैठा हुआ जिसने अपने 3 बच्चे, एक माँ और एक जो है वो बैठाए हुए हैं, सुनाओ जी तरमीम दा कुछ दसो सानू, वो पूछे उससे जाके, कोई रेलेवेंस है उसकी? बात तो ये है कि ये तो केक के ऊपर लड़ाई है कि मेरा इतना हिस्सा होगा, आप कितना हिस्सा होगा, तो कर लो, साडा की है, क्योंकि संत नहीं मिलना, आपने आपस में वंड लेना है ना, तो तुसी वंड लो।
मतलब तो ये है, तो मैं नहीं, इसलिए लेकिन ये कहता जो हूँ केक की आपस की लड़ाई है इसमें पीपल्स पार्टी कंप्लाई करेगी आखिर में हुकूमत के साथ, ये भी एक सवाल हो रहा है ना। पीपल्स पार्टी और जो भुट्टो खानदान है, अब वो एक बहुत बड़ा कारोबारी खानदान है। मैं उन्हें सियासतदान नहीं मानता। जो सफर बेनजीर और जरदारी साहब ने शुरू किया था सियासत से कारोबार का, अब वो एक ओलिगार्क हैं। वो अब शुगर मिलों के मालिक हैं भाई। मुझे बताएं और लेनिन की कितनी मिलें थी कि जिन लोगों ने रुख मोड़े वो मिलने चलाते हैं। शी जिनपिंग जो है, जिसने आज अमेरिका को पछाड़ दिया, वो यहाँ पे आईपीपी चलाता है। ओ यार, ये कारोबारी लोग हैं। और यहाँ पे तहरीक इसलिए चलनी चाहिए थी कि ये जो आपके जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जो बंदा जो हमारी हुक्मरानी कर रहा है, उसके बच्चे का आईपीपी नहीं होना चाहिए। और जो वो उसने बिल लेके उठा के फाड़ा था, वो ठीक फाड़ा था उसने कि जनाब ये इसमें आप हम पे जुल्म कर रहे हैं, 3 रुपए की चीज आप ब्लैक ही हैं, आप बिजली ब्लैक कर रहे हैं, आप शुगर ब्लैक कर रहे हैं, आप हमारे आइन के मुताबिक हमारा आइन को वायोलेट करके हमारा इस्तेसाल कर रहे हैं। बिल्कुल, बेसिकली तरमीम की बात है, किसी भी चीज की बात है, वो कोई इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री कुछ नहीं हो रहा। आपका इसके ऊपर ये मौक़िफ़ है। मैं people have nothing to do with these तरह memes with the people of this country, they have nothing to do with it। ये जो आपने अभी बात की ना, एक आम आदमी महंगाई में, प्रोग्राम के अगले हिस्से में उस पर भी बात करती हूँ। एक कोई कमेंट ले लूं ब्रेक से पहले उमर से इसके ऊपर कि हमने काफी सारी चीजों पर बात की है उमर 28वीं तरमीम की, लेकिन ये जो वोटर एज बढ़ाने वाली बात है, इसकी कोई लॉजिक आपको समझ में आती है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तो यहाँ पर आते हैं तो वो यही कहते हैं कि हमें हिट करने का और कोई तरीका समझ नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि ये इनका वोट बैंक है, यहाँ पे जो नौजवान है वो वोट डालते हैं, तो चलो ये भी करके देख लेते हैं। देखिए, हमारे साथ बदकिस्मती ये हुई है कि पिछले थोड़े अरसे के दौरान जो पावर की इक्वेशन है या जहां पे गवर्नमेंट्स बनती है, उसमें सब कुछ बाकी है, पाकिस्तान की आवाम को माइनस कर दिया गया है। ये कितनी बदकिस्मती की बात है कि आप लोगों के स्टेक्स बढ़ाएं। पाकिस्तान में 60% से ज्यादा यूथ है, और आप देखिए अगर आप सिर्फ ये एज ब्रैकेट बढ़ाते हैं, तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों को आप वोट के हक से महरूम कर देंगे। उन 2.5 करोड़ लोगों से आप टैक्स लेंगे, यानी 18 साल का नौजवान अगर उसकी नौकरी हो जाए, उसका कोई बिजनेस शुरू हो जाए, तो आप उससे टैक्स जरूर लेंगे। वो 18 साल का नौजवान जो है वो अफवाज पाकिस्तान में भी जा सकता है। वो 18 साल का नौजवान कोई और मुकाबले का इम्तिहान पास करिए, किसी भी हवाले से जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो कर सकता है, लेकिन वो वोट क्यों नहीं डाल सकता? देखिए, इस मुल्क के नौजवानों के हवाले से ये परसेप्शन समझ ली गई है। ये जो ये स्पेकुलेशन सामने आई है ना कि हम 18 से उसको 25 साल बढ़ा रहे हैं, इस बात का इदराक है गवर्नमेंट को, ये सिस्टम को, कि मुल्क का नौजवान हमारे नैरेटिव के साथ नहीं खड़ा, और उसने जो 8 फरवरी को जुर्म किया है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। उसकी पहली सजा ये है कि आपने 8 फरवरी के इलेक्शन में वोट डाला, अब अगर आपकी एज लिमिट बढ़ा दी जाए तो जो अगला इलेक्शन होगा उसमें आपको वोट नहीं डालने देंगे। लेकिन इन अकल के मारों को कोई बात ये समझाए भाई, वो जो 18 साल वाला जिससे आप वोट का इस पर हक ले लेंगे, उसने 25 साल का होना है। ये टेक्नोलॉजी का दौर है, ये इंफॉर्मेशन का दौर है, लोगों को हर चीज का अंदाजा है, उस पर डिबेट होती है, टीवी पे डिबेट हो या ना हो, सोशल मीडिया का मीडियम उनके पास है। सो अगर आज आपसे वो कायल नहीं है तो आपको काम तो उनको कायल करते। आपने ये क्या किया? ये वैसे ही मेरा किसी से मैच है, मुझे ये लगता है कि मैं उससे हार जाऊंगा, तो मैं बजाय इसके कि अपनी टेक्निक्स बेहतर करूं, अपनी एक्सरसाइज बेहतर करूं या अच्छा मैच खेलूं, मैं कहता हूं नहीं, मुखालिफ बिल्कुल। अभी भी हुकूमत के पास 2-2.5 साल 3 साल पड़े हुए हैं, उसमें उनको कायल कर लें बजाय इसके कि आप उनको वोटर्स के ग्रुप से ही बाहर निकाल दें। और फिर ये किसने इनको रिसर्च करके दिया कि 25 साल प्लस जो लोग हैं वो इन्हीं को वोट डालेंगे, वो किसी और को वोट नहीं डालेंगे? मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके कुछ बात करते हैं आने वाले बजट पर, माशी सूरत हाल पर। हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले जो नुक्ता मैंने छोड़ा था, काजी साहब, बजट भी आने वाला है, IMF लेड बजट है, बहुत सारी सख्त शराइत IMF प्रोग्राम में जब कोई भी होता है तो उनको फेस करना पड़ती है। हमें कुछ ज़्यादा ही सख्त शराइत भी फेस करना पड़ी हैं। 75 कंडीशंस हैं इस लोन की जो पाकिस्तान ने फुलफिल करनी है, और जो एक बेसिक फंडामेंटल है किसी भी मीशत का कि रेवेन्यू कलेक्शन किस तरीके से होती है। हमारा रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला इदारा सर एक टोटल फेलियर है, और ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स वो फेलियर रहा है। तो जब वो रेवेन्यू कलेक्ट नहीं होता सर, तो वो सारा कुछ आवाम के ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाता है, आवाम की जेब से पैसे लेके वो जो खाता है उसको पूरा कर दिया जाता है। यही फॉर्मूला लग रहा है कि अभी आगे फर्दर भी अप्लाई होगा। तो सर, अभी आपने पेट्रोल स्टेशन पे खड़े हुए एक बाइक वाले की मिसाल दी थी, तो सर क्या होने वाला है इस मुल्क के अवाम के साथ? मेरे ख्याल में अगले 6 महीनों में, अगर आज जो रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशन की फूड की इन्फ्लेशन के हवाले से, वो बड़ी खौफनाक है। क्योंकि ये जो जंग हुई है, ये जो ब्लॉकेड हुई है, और जिसमें ये खाद और फर्टिलाइजर नहीं पहुंच सकी, और जिस तरीके से ज़राअत तबाह हुई है, इसके अगले 4 से 6 महीने में बहुत बुरे असरात आने वाले हैं। अब हम क्या, अब रह गई IMF की बात, उसको हम क्या कहें? IMF से हम क्या लड़ाई करें? मुझे बताएं। जब आप UNDP के मुताबिक 22-23 बिलियन डॉलर की सब्सिडी अपनी इशराफिया को देते हैं,
IMF کے اپنے جو ہے اس کے مطابق 4.1% آف دی GDP جو ہے وہ سرکاری ٹھیکوں میں کھایا جاتا ہے. یہ وہ رپورٹ ہے جو سرکار پاکستان نے IMF سے بنوائی تھی, اور 4.1% میری عقل ناقص اور میری انتہائی بری میتھمیٹکس سے بھی میں حساب لگاؤں تو anybody can correct me, یہ $16 بلین بنتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو سیریس اسٹریٹجسٹ ہیں وہ یہ سوچنے پر شاید میرا خیال ہے مجبور ہو گئے ہوں گے کہ جہاں ہم نے اتنا بڑا ایک آیا ہے پاکستان کا ساری دنیا میں, اور اس میں ایک بڑا یا جنگ ہم نے کی تھی, ہماری اوکلیز ہیل کیا ہے؟ ہماری اوکلیز ہیل یہ ہے کہ جو اصل جو بنیاد ہے اس کی طرف تو کوئی توجہ نہیں ہے, اور اس کے حوالے سے میرے خیال میں بہت کنسرن پائے جاتے ہیں. دس اکانومی ہیز بین مس مینج. آج نہیں, کب سے کوئی حفیظ شیخ آ گیا, کوئی معین قریشی آ گیا, کوئی اسحاق ڈار آ گیا, تو یہ تو مطلب وہ یہ جو آئے, یہ جو اندر کے جو ہمارے وزیر خزانہ تھے وہ ہمارے گھٹ اور رولنگ خاندان کے وزیر خزانہ زیادہ تھے. جو باہر سے آئے وہ IMF اور ورلڈ بینک اور عالمی مالیاتی اداروں کے مفادات کو دیکھنے کے لیے آئے تھے. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جناب, یعنی میں پہلے بڑی پرانی میری مثال ہے کہ وطن عزیز کی معیشت ایک بھینس کی طرح ہے جس کا چارہ 25 کروڑ لوگ اکٹھے کرتے ہیں اور دودھ کی بالٹیاں 2 بندے لے کے غائب ہو جاتے ہیں, اور ہم پھر چارہ اکٹھا کرنے پہ. دس از دی اکانومی. بٹ ون لاسٹ تھنگ, آئی ڈونٹ تھنک کہ اٹ کین گو آن انڈیفینیٹلی. جس قسم کا کرائسس اور ریسیشن دنیا میں ہٹ کر رہا ہے وہ اس میں ہمارے پاس اتنی فیٹ نہیں ہے جتنی یورپ کے پاس فیٹ ہے, جتنی امریکہ کے پاس فیٹ ہے. ان کا بھی برا حال ہے کہ ہم جو ہے اتنا اس کو سہ سکیں, مگر مجھے کوئی سنجیدگی نظر نہیں آتی. ہم ادھر سے ایک بینکر کو اٹھاتے ہیں تو اس کو بنا دیتے ہیں, یا کسی خاندان کے کسی جو ہے وہ ٹیکس کا ٹیک کیئر کرنے والے کو وزیر خزانہ بنا دیتے ہیں, یا عالمی مالیاتی ادارے کے. مجھے تو یہ بھی شاید بتایا گیا تھا, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا, وہ جو شوکت عزیز آیا تھا وہ 2 جگہ پہ نوکریاں کر رہا تھا. وہ سٹی بینک کا بھی ملازم تھا, اور he was not an economist. بینکر کبھی اکانومسٹ نہیں ہوتا, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کبھی اکانومسٹ نہیں ہوتا. جو ہے وہ تو پرسنل بینکرز ہوتے ہیں جو صرف آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے ٹیکس کیسے بچانا ہے. یہ تو یہی سلسلہ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں میرے خیال میں سیریس ٹائمز آر اہیڈ. از دیر اینی سیریس تھنکنگ, یا کوئی ایسے لوگ ہیں, ایک خیال ہے, ایک اسلام آباد میں اطلاع گردش کر رہی ہے کہ کچھ سی ویز گھوم رہے ہیں, شاید کہیں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو. ہم تو یہ چاہیں گے کہ ہمارا ناک پانی سے باہر رہے, عوام کو ریلیف ملے, یہی ہماری دعا ہے. وہ جو سی وی سرکولیٹ کر رہی ہے وہ بھی کیا کوئی بینکرز یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی نہیں ہے, کیونکہ آپ نے درست کہا ہے کہ ایک تو وہ اکانومسٹ نہیں ہوتے, دوسرا ان کا عوام کے ساتھ کوئی کنیکٹ نہیں ہوتا. وہ جو معاشی پالیسیز بناتے ہیں اس کے اندر کوئی عوام کے لیے ویسے بھی کوئی وہ نہیں ہوتی, فیلنگ نہیں ہوتی, اور اس کے علاوہ تو وہ اپنے نمبر سے جو ہے ان کو وہ اپنی بیلنس شیٹ بیلنس کر رہے ہوتے ہیں بیسکلی. عمر صاحب سے کس طریقے سے ان کا رول جی سر, ان کا رول صرف ایک ہوتا ہے, ہمارے وزیر خزانہ کا ایک رول ہوتا ہے جو انکم ٹیکس انسپیکٹر کا ہوتا ہے کہ جاؤ پیسے اکٹھے کرو, ہمیں نہیں پتا میں ذرا عمر صاحب کو اسی نقطے پہ شامل کر لوں کہ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں عمر صاحب آپ آنے والے بجٹ کو. پہلے تو یہ جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی والا معاملہ چل رہا ہے 166% آلریڈی لگ چکی ہے جون تک. ابھی ہمارے پاس جو ٹارگٹ تھا جون تک کا وہ ابھی پورا نہیں ہوا, تو یعنی کہ یہ مزید بڑھے گی. اس کے بعد گیس پر بھی جو ہے وہ لیوی لگنے کی باتیں جو ہیں وہ اس وقت زیر غور ہیں, اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کام ہو رہا ہے. اچھا پھر جب فوڈ کی بات کرتے ہیں, ابھی سر نے UNDP کی ایک رپورٹ کا حوالہ دیا ہے. ہماری اپنی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر DAP کی اویلیبلٹی, اس کے خام مال کی اویلیبلٹی کو لے کر آلریڈی کنسرنز فلیگ کر دیے گئے ہیں. تو سر وہ بھی ایک کرائسس جو ہے اس کی طرف بھی لگتا ہے کہ یہ سارا معاملہ جائے گا. تو یہ آنے والے دنوں میں ایک عام آدمی کے لیے اس ملک کے اندر وہ کس طرح سروائیول ہے, کیا کرے گا؟ دیکھیے آنے والے دنوں میں ہو یا موجودہ دنوں کے اندر ہو, پاکستان کے عام آدمی کا کوئی پرسان حال بھی نہیں ہے, اور کوئی کسی کو فکر بھی نہیں ہے, نہ گورنمنٹ کو اس کو بادر کر رہی ہے کون سا اس کو ووٹ دینے ہیں, یا اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ پاکستان کے عوام کی رائے ان کے خلاف بھی ہو. جہاں رائے ان کے حق میں ہونی چاہیے وہ سمجھتے ہیں کہ رائے ان کے حق میں ہے, وہ آوازیں وہ رائے ان کے ساتھ بھی ہے, تو کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیے یہ IMF جو ہے یہ اس ملک کی اشرافیہ کے حوالے سے کیوں نہیں آپ سے مطالبات کرتا. آپ مجھے بتائیے کہ چھوڑیے اس بات کو کہ آپ 22ویں گریڈ کے آفیسر پہ جائیں, ایک 17ویں گریڈ کا جو افسر ہے کسی تحصیل لیول کے اوپر, آپ ذرا اس کے ساتھ اس کی گاڑی تو دیکھیں, اس کے ششکے تو دیکھیں, اور اس کے بعد آپ اس کی ڈیلیوری تو دیکھیں. اس ملک کے اندر 2 ہی طبقے ہیں, ایک اشرافیائی طبقہ ہے, وہ کسی بھی صورت کے اندر ہو, گورنمنٹ کے اندر ہو یا گورنمنٹ سے باہر ہو, وہ اپوزیشن کے اندر بھی ہو سکتا ہے. دوسرا طبقہ عام آدمی ہے.
تو میرا خیال یہ ہے کہ اب لیوی کی مد میں آپ جو ظلم کر رہے ہیں، یعنی اندازہ کیجئے کہ آپ نے پورے کا پورا ایک بیانیہ بنایا کہ جی جنگ کی وجہ سے مشکل فیصلے کر رہے ہیں. بھائی یہ جو آپ لیوی لے رہے ہیں اس کا جنگ سے کیا لینا دینا ہے؟ یہ گورنمنٹ کی ٹیکسیشن ہے. گورنمنٹ اپنی ناکامیوں کو، اپنے ٹیکس شارٹ فال کو آپ کی میری جیب سے نکال کر فائدہ اٹھا رہی ہے. اندازہ کیجئے اب اتنی بے رحمی اور بے حسی ہے کہ اب گورنمنٹ کے لوگ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ دیکھیں اس سے تو اشرافیہ کو فرق پڑتا ہے، عام آدمی کو تو فرق نہیں پڑتا. آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ کی میری جب سیلری آتی ہے اس میں سے نمبر 1 ٹیکس کٹتا ہے، تو میں ٹیکس دیتا ہوں، یعنی میں اپنا جو فرض ہے وہ پورا کرتا ہوں. لیکن پھر جب میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے پیٹرول پمپ پہ جاتا ہوں تو میری جیب سے لیوی نکالی جاتی ہے اس بنیاد کے اوپر کہ جو ایک اور کوئی اشرافیہ میں سے ٹیکس نہیں دیتا اس کی سزا بھی ہمارے مجھے ملک میں ریگریسو ٹیکس سسٹم ہے، اس کو ہم فکس کرنے کے بجائے عوام سے ہی اور فردر ٹیکس نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے آپ کو انٹرپٹ کیا، مزید ہم بات کرتے ہیں. لیکن ٹیک اوے میرے خیال ہے اس پروگرام میں اگر پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بات کریں تو قاضی صاحب کی مثال یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ چارہ جمع کرتے ہیں اور اس کے بعد جو اس کا بینیفٹ ہوتا ہے وہ سرٹن پارٹیز ہیں جو لے کے چلے جاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ عمر دراز گندل صاحب، سر آپ نے پروگرام میں وقت دیا. قاضی سعید صاحب سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم آلسو. نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.